ऊपर हम कर क्या रहे हैं, यूरिया डीएपी पोटास। होना क्या चाहिए, बैक्टीरिया कार्बन P+। यहां तक समझ में आया, पौधे का भोजन। अब मेन थंब रूल, हमारी मिट्टी होना क्या चाहिए, स्वस्थ भूमि कैसे होना चाहिए। जो आपने फसलें लिखवाई वो फसलें अच्छे तरीके से कम खर्च में आउटपुट दें, इसलिए हमारी मिट्टी की तासीर कैसे होना चाहिए, उसकी प्रकृति कैसे होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। एक थंब रूल है उसके लिए, स्वस्थ भूमि। इसके बाद आएगा जीवंत भूमि। अभी ये जो मैं आपको चर्चा करने वाला हूं कि मिट्टी स्वस्थ कैसे हो, उसकी पहचान क्या रहे और उसका सूत्र क्या है। स्वस्थ भूमि का एक चक्र है जो भारत का हर एग्रोनॉमिस्ट गाइड करता है। पता नहीं आप तक आया होगा, नहीं आया होगा। किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाओगे कि स्वस्थ भूमि का एक चार्ट मुझे दो, तो मैं जो बता रहा हूं यही वो बतलाएंगे आपको। जब भी हम पानी दें, खेती करें, तो 25% पानी, 25% हवा, 5% ऑर्गेनिक कार्बन और 45% मिट्टी, ये कॉम्बिनेशन है। तो यह स्वस्थ भूमि की पहचान है कि मेरी मिट्टी स्वस्थ है। अब मैं इसमें कोई भी फसल लगाऊंगा तो पौधा अच्छे से भोजन अपटेक करेगा, कम से कम बीमारियां आएगी, रोग रहित रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। खेती करने के तरीके में ये बातें ध्यान रखने वाली है, पानी और हवा का कॉम्बिनेशन। अभी मैं आगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा तो ये 25-25 कैसे हम खेत में अप्लाई करें ये समझ में आएगा। कार्बन प्रतिशत 5। अब हम जो भी खेती कर रहे हैं उसमें हमें एक चीज जानकारी होना चाहिए कि सॉइल हेल्थ एनालिसिस रिपोर्ट मेरे पास है क्या। छोटे शब्दों में, क्या मैंने मिट्टी की जांच कराई है। छोटी सी बात है, आपके पास भी मिट्टी के जांच के कई सारे स्टेशन होंगे। एक हमारा स्टेशन है 7587538222। पूरे भारत की मिट्टी के सैंपल आते हैं बी किसान ग्रुप में और हम उनकी जांच करते हैं। आप भी अगर मिट्टी की जांच कराना चाहते हो बी किसान ग्रुप से तो यहाँ सैंपल भेज सकते हो। उसमें देखना क्या है, होना क्या चाहिए और स्वस्थ मिट्टी की पहचान कैसे करें। मिट्टी की जांच में बहुत सारी जानकारियां आती है, माइक्रो, मैक्रो, मैक्रोज, न्यूट्रिशन तत्व के एलिमेंट पता होना चाहिए, बट मेन मुख्य बात होनी चाहिए पीएच क्या है हमारी भूमि का। दूसरा, ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिशत क्या है, ये मिट्टी का मैंने बताया। अगर ये दो चीजों की ही जानकारी है तो आप अपनी खेती को घर बैठ करके अच्छे से कर सकते हो। पानी की जानकारी में पता होना चाहिए पीएच क्या है, टीडीएस क्या है, और तीसरा, इन दोनों का मिश्रण होने के बाद ईसी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है। पानी और मिट्टी के मिलन होने के बाद जो नमी वाली जगह रहती है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, ईसी क्या है। ये होना चाहिए 6.5, ये होना चाहिए 5, ये होना चाहिए 6.5, ये होना चाहिए 150 से 250 और ये होना चाहिए 1। मिट्टी का पीएच 6.5 होना चाहिए, मिट्टी का कार्बन प्रतिशत 5 तक होना चाहिए, पानी का पीएच 6.5 होना चाहिए, पानी में टीडीएस 150 से 250 होना चाहिए और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1% होना चाहिए। ये रिपोर्ट में अगर आएगा तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है। अब खेती करने के तरीके में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो कहीं एग्रोनॉमिस्ट के पास कभी दवाई दुकान पर जाना नहीं पड़ेगा। ये होना चाहिए। अब आजकल की भूमियों की बहुत सारी, हम पूरे भारत की मिट्टी की जांच करते हैं तो मैक्सिमम डेटा क्या आ रहा है मेरे पास। आप यहां से किसी ने मिट्टी की जांच कराई है ना, क्या पीएच आ रहा है, पीएच क्या आ रहा है, सॉरी 7 पीएच आ रहा है। कार्बन प्रतिशत क्या आ रहा है, 0.3, 0.5 ऐसा कुछ आ रहा है।
मिनिमम तो 1% से ऊपर होना ही चाहिए, वरना हम गलत दिशा में खेती कर रहे हैं। मिट्टी की जांच कराने के कुछ सूत्र हैं। क्या सूत्र हैं मिट्टी की जांच कराने के? फसल लगाने से पहले, फसल खड़ी हो तब, और फसल निकलने के बाद, ये चीजों का हमें जानकारी होना चाहिए। पीएच और कार्बन। हम और आप तक जानकारी क्या आई है? मिट्टी की जांच कराना कब है? जब गर्मी हो, जब जमीन खाली हो, जब हम कल्टीवेशन करके जमीन को छोड़ दें, जब हम अखाती पे ब्याह शादी करें, उस समय मिट्टी की जांच कराना चाहिए, साल में एक बार। अभी कॉन्सेप्ट समझना। आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये रिलेट करती है बैक्टीरियल कॉलोनी से, कि आपके खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी कितनी है, उससे ईसी निकल के आएगा। आपने अप्रैल में पलटी पलव किया, धूप लग रही है अच्छी खासी, पलटी पलव करने के साथ साथ तो बड़े बड़े ढेपे रहेंगे, सैंपल निकालने के लिए थोड़ी भुरभुरी मिट्टी चाहिए। जैसे ही पलटी पलव करते हैं तो थोड़ा मिट्टी का साइज बढ़ जाता है, ढेपे बड़े होते हैं, तो आप 4-8 दिन के बाद ही सैंपल निकालोगे ना, धूप खाने के बाद। तो एक तो आपने जो ऊपर की लेयर थी उसको अल्टी पल्टी कर दी, फिर धूप लग रही है चिंचिलाती, तो मिट्टी के साथ वहां पर कंकर के भी कण रहते हैं, पत्थर के भी कण रहते हैं, तो वो सीधी सूर्य की रोशनी लगने से तपते हैं। और जो बायोमास कार्बन है, कार्बन मतलब ऐसी अवस्था बायोमास की कि जिसको आप मसलेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, काला कचरा। बायोमास कार्बन मतलब काला कचरा, आखिरी अवस्था का, जिसको जोर से मसल दिया तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो इतनी धूप लगने से वो धूप में ह्रास होता है, वायुमंडल में उड़ता है। बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो पलटी पलव करके धूप के संपर्क में आते हैं तो बैक्टीरिया या तो मर जाते हैं या अंदर उतर जाते हैं और गहराई में, और हम मिट्टी का सैंपल लेते हैं उस अवस्था में। तो आपकी जांच कैसे आएगी? जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो मिट्टी की जांच कराने का टाइमिंग क्या है? पूरे भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड बटे हैं और सबको बोला गया है, एग्रोनॉमिस्टों ने, गवर्नमेंट ने, कृषि विज्ञान केंद्रों ने, कोई गलत बात नहीं बोली। मिट्टी की जांच करानी चाहिए, अपनी हेल्थ रिपोर्ट अपने पास होना चाहिए। सब ने फसल लगाने से पहले, बारिश आने से पहले, गर्मी में मिट्टी की जांच करानी चाहिए। ये सब अधूरे वक्तव्य हैं। महाभारत देखी आप लोगों ने? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो द्रोणाचार्य जो हैं वो किसी से हार नहीं रहे थे, और कृष्ण जी ऐसे खुजा रहे थे, अभी क्या करूं मैं, सिर खुजा रहे थे। कृष्ण जी ने सोचा सिर पे हाथ रख करके, वो बहुत जादूगर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, मतलब सर्वगुण संपन्न। कृष्ण जी को पूर्ण अवतार कहा गया है। सभी अवतारों में अलग अलग नाम है, लेकिन कृष्ण जी को पूर्ण अवतार कहा गया है। उन्होंने कोई भी नियम फॉलो नहीं किया, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहा गया है। जब जिस चीज की आवश्यकता हो वो फॉलो करो, नियम को एक तरफ रखो। ये पूर्ण अवतार की शैली में आते हैं कृष्ण जी। तो उन्होंने सोचा कि द्रोणाचार्य जी को कैसे स्थिर किया जाए। तो उनका बच्चा जो था अश्वत्थामा, उनको मणि है और आज भी माना जाता है कि वो अमर है। तो युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जिनके शब्दों में धर्म है, उनके सामने एक अश्वत्थामा हाथी को मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के लड़के को तो कोई मार ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, अभी भी है वो। तो अश्वत्थामा हाथी को मारा गया और युधिष्ठिर के जरिए बुलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, बस फुल स्टॉप। नर या कुंजर किसी ने नहीं बोला। आदमी मरा, हाथी मरा, कौन मरा? अश्वत्थामा। अब द्रोणाचार्य के सामने ये जब बुलवाया गया तो उनको ये समझ में आया कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, मतलब मेरा बच्चा गया। द्रोणाचार्य कौन है? हम किसान। युधिष्ठिर कौन है? एग्रोनॉमिस्ट, पीएचडी होल्डर। और अश्वत्थामा को, हाथी को मरवाया किसने? मल्टीनेशनल कंपनियों ने। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अधूरा सत्य। सभी प्रवचन देने वाले कर्ताओं के पास कुछ न कुछ टैग लगे हुए हैं।
अगर मैं कोई प्रोडक्ट आज लेकर यहां आ जाऊं ना, ऐसे रखूं साइड में, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी इस प्रोडक्ट के आसपास ही बात करूंगा, इसके आगे पीछे बात ही नहीं कर सकता मैं। ऐसे ही कोई ना कहीं किसी न किसी से बंधे हुए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बंधी हुई है पुरानी किताबों के थर्रे से। दिक्कत होती है उनको उन किताबी ज्ञान के बाहर बातचीत करने में। सभी को पता है 0.5%, ये जो मैंने गोला बना के दिया है, ये यूनिवर्सिटियों के पेपर में छपा हुआ है कि 5% कार्बन स्वस्थ है, लेकिन सॉइल हेल्थ रिपोर्ट में आपको 1% को स्वस्थ बोलते हैं। पता नहीं क्या कारण है, बहुत बड़ी विडंबना है ना। बोलना चाहिए 5% स्वस्थ है, 1% को बंद करो। 5% कार्बन बढ़ाने के सूत्र आज किसी के पास है नहीं कि क्विक इंस्टेंट फार्मर के खेत में 5% कार्बन बढ़ा दे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है अभी किसी को, क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी इजाद करी है, हल ही किसान की समस्या है। टेक्नोलॉजी इजाद करी है, ट्रैक्टर आ चुके हैं, कल्टीवेशन होता है, डीएपी यूरिया पोटाश डलता है, तो 5% कार्बन रहेगा ही नहीं। कभी कुछ कर लो, धूप में पलटी पलव कर दो, उड़कर बाहर होगा, जितना आपने बनाया वो जाएगा। जीरो टिलिंग करेंगे, बायोमास आच्छादन करेंगे, तो कार्बन प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये स्वस्थ भूमि की पहचान है, ये आता है, ये है। हम यहां बैठे हैं, तो हमें मिट्टी की जांच कब करानी चाहिए? कोई भी फसल लगाने के पहले, वो महीना कोई सा भी हो, 12 महीने में कभी भी। अगर हमारी मिट्टी गीली है तो सैंपल लो, छांव में सुखाओ। मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है वो भी मैं थोड़ा सा बतला देता हूं, वो जरूरी है। छोटे छोटे पॉइंट सारे कोशिश करूंगा आज की तारीख में आप तक पहुंचा दूं। 5 एकड़ से बड़े प्लॉट का सैंपल नहीं चाहिए। अगर आपकी 10 एकड़ जमीन है तो 2 प्लॉट के सैंपल होंगे, 15 एकड़ है तो 3 प्लॉट हो जाएंगे, 1 2 3, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ तक एक सैंपल, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी आएगी। तो मैक्सिमम थंब रूल में होता है 5 एकड़। मिट्टी जहां की भी है वहां से 10-10 फीट जगह छोड़नी है। जो हमारी मेड़ है, मेड़ के पास का सैंपल नहीं लेना है, ये जगह छोड़नी है 10-10 फीट की। फिर रेंडमली कहीं से भी सैंपल उठाना है, अलग अलग जगह से। पूरे खेत में घूमते घूमते एक झोला साथ में रखना है। जो भी हमने कल्टीवेशन अल्टी पल्टी जो किया, ऊपर से 4 इंच मिट्टी हटाया, एक मुट्ठी लिया झोले में डाला, फिर थोड़ा आगे निकल गए, 4 इंच हटाया, एक मुट्ठी लिया झोले में डाला, फिर आगे चले गए। तो ऐसे रेंडमली 10-15 जगह से सैंपल उठाना है। अभी जब सैंपल उठाओगे तो आपके पास 3 से 4 किलो का सैंपल बनेगा। अगर गीला है, बारिश है और हमें कोई फसल लगानी है, तब भी करा सकते हो, गीला सैंपल उठा लो, जो भी स्थिति में जगह की कंडीशन हो, ऊपर 4 इंच हटा करके। XYZ कोई सी भी फसल लगानी हो, उसके पहले सैंपल की जांच चाहिए, तो एक्यूरेसी पता चलेगी कि अब मैं इस फसल में क्या करूं। 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की जांच उसमें काम में आएगी नहीं। फसल खड़ी है तब भी जांच चाहिए कि हम जिस सूत्र से खेती कर रहे हैं वो सूत्र सही है क्या, पीएच बढ़ गया या घट गया। पहले जांच कराई थी तो पीएच क्या था, 3 महीने हो गए फसल खड़ी है, आज पीएच क्या है। अगर उस समय 6.8 था और 3 महीने बाद फसल खड़ी है और अभी 7.5 है, तो अभी तक जो मैंने चर्या करी उसमें बदलाव करना पड़ेगा, पीएच बढ़ गया, इसलिए फसल के समय करानी पड़ेगी। तो ये जो 3 किलो मिट्टी आई है उदाहरण के लिए, इसको मिक्स करना है, छांव में सुखाना है। इसमें मोटा पत्थर, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा कुछ हो, प्लास्टिक हो, निकाल के बाहर करो, थोड़ा बहुत ही होता है। अब इसको मिक्स किया, आधा फेंक दो, 3 किलो में से 1.5 किलो बचा। फिर मिक्स किया, फिर आधा फेंक दो, फिर मिक्स किया, फिर आधा फेंक दो। तो आपके पास अल्टीमेट 200 ग्राम जब तक सैंपल बचे, जब तक ये 2-3 बार प्रक्रिया करनी है। ये सैंपल पैक करो, जहां भी मिट्टी की जांच करानी हो वहां सैंपल भेज दो। बस सैंपल भेजते समय आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य है, उस प्लॉट का खाता खसरा नंबर डालो, या उस प्लॉट को आप जो बोलते हो उसको मार्किंग के लिए, अगर 2-3 सैंपल भेज रहे हो तो उनमें मार्किंग करो, 1 2 3, नीम वाला, पेड़ वाला, रमेश वाला, दादा वाला, कुएं वाला, ऐसा कुछ बोलते हैं ना अपन। तो वो जो भी नाम हो उस खेत का, वो नाम डालना है।
और खाता खसरा नंबर डाल दो तो बहुत ही अच्छा है। ये सैंपल भेजने की प्रक्रिया है। सैंपल में दो ही चीज का मुख्य ध्यान रखो, तीसरा ईसी का। और जिस एग्रोनॉमिस्ट से गाइडलाइन लेते हो उसको ये बताओ, भैया सामने में आलू लगाने वाला हूं, मेरे खेत का पीएच 7 है, क्या ध्यान रखूं, क्या खेती करूं? ये प्रश्न पूछना चाहिए एग्रोनॉमिस्ट से जिससे हम गाइडलाइन लेते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं आलू में डीएपी कितना डालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना डालना है, वो एक कॉम्बीपैक नया आया है वो नई कंपनी का, वो कितना लेके जाऊं डालूं? ये सब प्रश्न गलत है। अगर हमें कहीं से कुछ एडवाइजरी लेनी हो तो मेरे खेत का पीएच, मेरे खेत का कार्बन परसेंट और मेरे खेत का ईसी इतना है, अब मैं अगली फसल ये लगाने वाला हूं, मैंने क्या करना चाहिए ये बताओ। क्या डालना चाहिए ये नहीं, क्या करना चाहिए। समझ में आया मिट्टी की जांच का महत्व। और जिस भी एग्रोनॉमिस्ट को गाइडलाइंस लेते हैं उसकी एडवाइजरी में फिर अगर हमारी 6 महीने की फसल है तो फसल लगाने के पहले, फिर 2 से 3 महीने बाद, फिर 2 से 3 महीने बाद, ऐसे हमें ड्यूरेशन में पीएच और कार्बन और ईसी की जांच करानी चाहिए। बहुत ज़्यादा जांच पूरे 17 न्यूट्रिशन की कराने की आवश्यकता नहीं, पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं। ये जांच 100-150 रुपए में होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। पीएच, कार्बन और ईसी इतनी ही कराओ। तो जिससे गाइडलाइन ले रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं कि पहले मेरा पीएच क्या था, 3 महीने बाद मेरा पीएच क्या है। हमको एनालिसिस होगा हमारा खेत किस दिशा में जा रहा है, खुद को समझ में आएगा कंट्रोलिंग कैसे करना है। केले की खेती हम कराते हैं, एक बार केला लगा करके 10 साल तक 18 कटिंग लेने का दावा करते हैं। हेलो, आ रहा है अंदर? भारत में मैं एकमात्र बोलने वाला ऐसा स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति हूं। अदर कोई केले की आप पाठशाला मीटिंग में जाओगे तो आपको बोलेंगे केले की खेती करो, मेरा ये पौधा है, अगले साल थोड़ा कमजोर आएगा, तीसरे साल फिर पौधा लगाना पड़ेगा। ये केले की चर्या है। पूरे भारत में इस तरीके से केले की खेती हो रही है कि आज हमने केला लगाया, एक फसल बहुत अच्छी आएगी, दूसरी फसल की कोई गाइडलाइन नहीं देगा, तीसरी फसल बोलेगा निकाल करके नया पौधा लगाओ, क्योंकि टिश्यू कल्चर कंपनियों को पौधा बेचना है। एक्चुअल में मेरी 3 टिश्यू कल्चर कंपनियां पूरे भारत में, मैं भी पौधे बेच रहा हूं। बट गाइडलाइन क्या है सही, केले को एक बार लगाया तो अनेक साल तक उससे आउटपुट लिया जा सकता है, ये केले की प्रवृत्ति है। गन्ने को एक बार लगाया तो अनेक साल तक उससे आउटपुट लिया जा सकता है, ये गन्ने की प्रवृत्ति है। केला और गन्ना एक बार लगाकर 1000 साल तक ले सकते हैं। जो केले में इंटरेस्टेड फार्मर हैं उनको यूट्यूब पर देखना चाहिए। केले में इंटरेस्टेड फार्मर हैं, बीके बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जब लिखोगे तो एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें 46 वीडियो है। पौधे जमीन की तैयारी कैसे करना, पौधा लगाना कैसे, कितनी दूरी रखना, लगाने के बाद क्या करना, ऐसे 46 वीडियो है। घर पे बैठ करके पूरी चर्या देख सकते हो। दूसरा, नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन लेना है केले की तो आपको लिखना है डोल बनाना, DOLE, डोल बनाना, जो फिलीपींस की बहुत बड़ी कंपनी है जो केले में साइजेबल काम करती है। और शायद अभी डोल बनाना के जो फार्म से केला निकल रहा है उसके दादाजी ने लगाया होगा, उसके बेटे ने भी वही काटा और उसका पोता भी वही प्लॉट से केला काट रहा है। ये केले की खेती होती है, ये मैंने देखी है, मेरे खेत में मैं यही कर रहा हूं। आप लोग भी विजिट करने आ सकते हैं। तो केला, गन्ना ऐसी फसलें हैं कि एक बार इसमें निवेश करना है, खर्चा नहीं। क्या करना है? निवेश। और हर 6 महीने में रेकरिंग रेवेन्यू लेना है। मेरी बातों को पकड़ना, लिखना, आगे आपके खेत में ये नहीं मिले तो मुझे ढूंढ कर बुलाकर लाना। मैंने अभी एक लाइन बोली, 6 महीने में रेकरिंग रेवेन्यू आनी चाहिए। पूरे भारत में केले की खेती साल भर की होती है, साल में एक ही बार पैसा आता है। किसान पाठशाला ग्रुप जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, पहले साल 12 महीने लगेंगे, अगली कटिंग 6 महीने, अगली कटिंग 6 महीने, अगली कटिंग 6 महीने, अगली कटिंग 6 महीने। जितना आप उसको सोच सको उतना केला हम बढ़ा सकते हैं। ये हम कई खेतों में कर रहे हैं। तो ये केले की चर्या है। और
मिट्टी स्वस्थ क्या होती है, ये उसकी चर्या है। सैंपल कैसे देना है, ध्यान क्या रखना है, समझ में आया। अब इसमें स्वस्थ मिट्टी आउटपुट देगी, लेकिन वही बात है, कंडीशन अप्लाई, कि इसमें जीवंतता होनी चाहिए, जीवंत भूमि। ये स्वस्थ मिट्टी है, इसमें अगर बैक्टीरिया नहीं है तो ये जीवंत भूमि नहीं रहेगी, ये रेत के मान से गिनी जाएगी। बैक्टीरिया क्या, पीएसबी, केएसबी, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सभी तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये ईसी को कन्वर्ट करते हैं। इसमें अभी स्वस्थ भूमि में ईसी नहीं है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं है, धन आयन ऋण आयन नहीं है, इसमें जीवंतता नहीं है, ये बस डस्ट है, धूल है। अभी हम जहां बैठे हैं ये सीमेंट डस्ट धूल का कड़क कॉम्बिनेशन है, इसमें जीवंतता नहीं है। तो कोई भी पेड़ पौधा लगाएंगे तो उतने अच्छे से पनपेगा नहीं, एक्टिवेट नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होना चाहिए कि हम खेत में कोई फर्टिगेशन कर रहे हैं और ईसी अच्छा है तो ईसी अच्छा होगा जीवात से। जैसे अभी आप कुर्सी पर बैठे हो, जिनके अच्छे हेवी जूते होंगे ना, जिनसे नीचे अर्थिंग नहीं मिल रहा होगा, वो जब कुर्सी से उठेगा और जो बिना चप्पल जूते पहने हुए हाथ लगाएगा तो चट से बजेगा। आपने ये फील किया, ये वही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। तो हर चलने फिरने वाले प्राणी की बॉडी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जब खेत में पीएसबी, केएसबी, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, एमीबा, कीट पतंग, दीमक, इल्ली, मक्खी, मकोड़ा, चींटी, ये जो घूमते फिरते रहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये कुछ खाते हैं और कुछ निकालते हैं। हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा है, हम 5-6 फीट के हो गए हैं, चींटी का साइज थोड़ा सा छोटा है, बट वो भी जब कुछ खाता है ना तो उसके साइज के मुताबिक कुछ निकालता है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अब जो प्राणी जितने छोटे साइज का होगा उतना विष्ठा छोटा निकालेगा, बट विष्ठा तो निकालेगा, ये अटल सत्य है। और विष्ठा जब निकालेगा तो वो हमारे मिट्टी को जीवंत करेगा। ये कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ो लास्ट तक, कि हमारे खेत में सभी तरह के इकोसिस्टम वाले प्राणी होना चाहिए, जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी होना चाहिए। हम जितनी ज्यादा बार कल्टीवेट करेंगे जमीनों को, उतनी ज्यादा बार इस जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी डिस्ट्रॉय होगी, डिस्टर्ब होगी, और वो अपने घरों को छोड़कर भागेंगे, या तो नीचे उतरेंगे या कहीं दूसरी जगह जाएंगे जहां कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेत में खेती ना करो, इसका केवल इतना मतलब है कि खरपतवार निकालने के अनेक तरीके हैं, फसल चक्र अपनाने के अनेक तरीके हैं। अभी हमारे पास जो बेस्ट एग्रोनॉमिस्टों की गाइडलाइन आई है, एक फसल निकाल करके अगली दूसरी फसल लगाना है, वरना वो फसल में बीमारियां आएगी। अगली तीसरी फसल लगाना है, वापस फसल चक्र लाओ तो तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे वापस वही फसल लाना, वरना हमारा खेत खराब होगा। कुछ ठीक कह रहा हूं मैं जो गाइडलाइंस आई है? फसल चक्र, आज हमने मक्का लगाया तो अगली फसल मक्का की नहीं होना चाहिए, तीसरी नहीं होना चाहिए, चौथी मक्का की आएगी तो चलेगी। ये फसल चक्र है। तो वही वाली बात है, अश्वत्थामा फिर मारा गया। उनको ये नहीं पता है कि मक्का ने क्या लिया, वो डलवा दूं तो वापस मक्का लग सकती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मक्का मिट्टी से क्या ले रहा है वो पता होगा, हम मक्का ने जो लिया वो डाल देंगे, बैक्टीरियल कॉलोनी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो एक ही खेत में 50 साल तक मक्का में मक्का ली जा सकती है। कई सारे भारत के बाहर के देश हैं जो एक ही बार मक्का लगाते हैं, काटते हैं, फिर दूसरी बार लगाते हैं, काटते हैं, तीसरी, एक ही फसल को अनेक साल तक ले रहे हैं। फसल चक्र उनके लिए मायने नहीं रखता। यूट्यूब पर, कहीं पर, गूगल पर देखोगे, बड़े बड़े ट्रैक्टर है 200-200 हॉर्स पावर के, ऐसे मक्का को काटते काटते जाते हैं। 3-3 हजार एकड़ में मक्का लगी हुई है। वही उनका जो मक्का काटने का ठुंडा रहता है वो भी वहीं रहता है, कोई कल्टीवेशन नहीं करते। हमको 3 एकड़ में मक्का लगानी है तो उसके लिए 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए जो कल्टीवेशन करेगा, फिर मक्का लगाएंगे। और जिसको 3000 एकड़ में मक्का लगानी है उसके खेत में कोई कल्टीवेशन नहीं है, मक्का काटते हैं, पानी देते हैं, फिर मक्का लगा देते हैं।
कोई ड्रिलिंग नहीं करते, वो ठुंडा वहीं का वहीं सूख कर सड़ गल के खत्म होता है, उसको दीमक खाती है ठंडे को। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तुरंत कल आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे मुझे पता है, अभी बहुत सारी दिमाग में कौतूहल चल रहा है, ये कुछ तो भी क्या 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 बोलते ही जा रहा है। रियलिटी से अवगत करा रहा हूं, हम कहां बैठे हैं, होना कहां चाहिए, छोटी छोटी सी बातें हैं। यहां तक समझ में आया? स्वस्थ भूमि, जीवंत भूमि मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब गुड़ गोबर गोमातिर हमें खेत में ले जाना पड़ेगा, गुड़ गोबर गोमातिर खेत में ले जाना पड़ेगा। जो खेत की फसलें हैं उनके अवशेष हमको वहीं रखना पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा धूप खिलाने की चेष्टा ना करें। जिन फसलों को वहीं रहते हुए हम वापस दूसरी फसल लगा सके बिना जीरो टिलिंग के, तो कोशिश करो एक दो चरिया ऐसे चालू करने की। बट अभी जो आप खेती कर रहे हो उसमें कर नहीं पाओगे। 70-30 फार्मिंग का मैं जो अभी चैप्टर लाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा। 70-30 खेती में हम बिना टिलिंग के कैसे खेती कोई भी फसल की कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पहला चैप्टर बताया कि हमारी मिट्टी कैसे होनी चाहिए। अभी और कितनी देर बैठ सकते हो? कंटिन्यू रखूं मैं या कुछ 1 नंबर 2 नंबर